हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारी आजीविका के लिए वीडियो सीरीज चल रही थी उसमें हमने कल की क्लास में हरित क्रांति और उसके प्रभाव के बारे में देखा था। मैंने उसका वीडियो आपको दिया था जिसमें आपने हरित क्रांति और उसके प्रभाव के बारे में देखा। आज की क्लास में हम कृषि क्षेत्र से रिलेटेड जो भी योजनाएं वर्तमान में चल रही है, अब वो वाला पार्ट कवर करेंगे। 2012-2017 दोनों में ही एडीओ के पेपर में कृषि क्षेत्र से संबंधित योजनाओं से संबंधित प्रश्न बने हुए हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, जितने भी कृषि क्षेत्र से संबंधित वर्तमान में योजनाएं चल रही है उन सभी योजनाओं को कवर करेंगे, क्योंकि हरित क्रांति, उसके प्रभाव, कृषि मशीनीकरण, इन सब के अंतर्गत वो पार्ट आ जाता है। तो ये क्लास में जो हम 3 योजनाओं को कवर करने वाले हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सूक्ष्म ऋण योजना, या आप इसके बाद देख सूक्ष्म सिंचाई योजना, और इसके बाद देखेंगे राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना। तो ये 3 योजना हम आज की क्लास में कवर करेंगे और इससे पेपर में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें राज्य का हिस्सा कितना है, केंद्र का हिस्सा कितना है, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है पेपर में। क्लियर है? तो इसी के लिए योजना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए चालू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले हम जो योजना पढ़ने वाले हैं वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो नाम से स्पष्ट है, फसल बीमा यानी फसलों का बीमा करना। ठीक है, जो भी फसल होती है उसकी बीमा करना। अगर फसल खराब होगी तो आपको बीमा की राशि मिल जाएगी। तो वही है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसका प्रारंभ हुआ है वर्ष 2016 में। यानी ये योजना जो प्रारंभ हुई है वो वर्ष 2016 में प्रारंभ हुई है। अब देखते हैं फसल क्षतिपूर्ति की पात्रता के मापदंड, यानी कौन कौन सी स्थिति में आप फसलों का बीमा कराएंगे तो आपकी फसलों का राशि मिलेगा अगर वो खराब हो जाती है। तो उसके क्या मापदंड है? पहला, बुआई ना होने पाने की स्थिति में या बुआई का फेल हो जाना। जब आप फसल बोते हैं, अगर फसल की बुआई ही नहीं हो पा रही है किसी कारणवश, या जो आप बोए हैं वो वहां पर बुआई फेल हो जाती है यानी खराब हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपनी फसलों का बीमा कराएंगे तो उतनी राशि आपको बीमा की राशि प्राप्त हो जाएगी। सेकंड है फसल की अवधि में नुकसान होने की स्थिति में, यानी जो फसल बोने से लेके काटने तक की पूरी प्रक्रिया होती है, उस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी आपकी फसल खराब हो जाती है तो आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। थर्ड, स्थानीय आपदाओं के मामले में क्षति की स्थिति में, यदि आपके क्षेत्र में जहां आपने फसल बोई है वहां पर कोई स्थानीय आपदा आ जाती है, कुछ भी हो, बारिश ज्यादा हो जा रही है, सूखा पड़ जा रहा है या कुछ भी हो रहा है, ऐसी स्थिति में अगर आपकी फसलें खराब हो रही है तो इस योजना का लाभ मिल सकता है। थर्ड हो गया। फोर्थ, फसल कटाई के बाद खेत में फैलाकर सुखाने के लिए रखी गई फसल को नुकसान होने की स्थिति में, यानी फसल बो भी गई है, फसल उग भी गई है, अब उसकी कटाई की गई है, कटाई करने के बाद फसल को सुखाने के लिए खेत में रखा जाता है, अगर उस स्थिति में भी फसल खराब हो जाती तब भी इस योजना का लाभ मिल सकता है। अगला है फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति, यानी अगर मान लीजिए आपका 2 एकड़ का खेत है, 2 एकड़ में आपने फसल उगाई है, ठीक है, 1 एकड़ में फसल अच्छी हुई, 1 एकड़ में खराब हो गई, तो फसल पैदावार कम हुई, तो 1 एकड़ में जो फसल अच्छी हुई है उसका तो लाभ नहीं, जो खराब हो गई है उससे भी आप लाभ ले सकते हैं। यानी ऐसा नहीं कि आपके खेत की पूरी फसल खराब होनी चाहिए, अगर उसका कुछ हिस्सा भी खराब हुआ है उसका भी लाभ आपको मिल सकता है। तो फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति, यानी जितना फसल उगाना था उतना नहीं उगा, यानी एक कुछ हिस्सा उग गया, कुछ हिस्सा नहीं उगा, खराब हो गया, तो उसका भी क्षति आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये है आपका फसल क्षतिपूर्ति की पात्रता के मापदंड, यानी इस स्थिति में इस योजना का लाभ मिल सकता है। अगला देखते हैं किसानों की बीमा आच्छादन, यानी इस योजना के लिए पात्र कौन कौन से किसान हैं। ठीक है, पहला, ऐसे किसान जिन्होंने फसल हेतु किसी भी वित्तीय संस्था से ऋण लिया है, ऐसे समस्त किसान इस योजना के अनिवार्य घटक है। यानी कोई भी किसान हो, चाहे वो लघु हो, सीमांत हो, या बड़े किसान हो, मध्यम किसान हो, जो भी किसान हो, अगर उसने अपनी फसल को उगाने के लिए किसी भी बैंक से या वित्तीय संस्था से ऋण लिया है तो वो इस योजना के लिए अनिवार्य घटक है, यानी वो जो है डायरेक्टली ही इस योजना के पात्र हो जाएंगे और उनको इस योजना के अंतर्गत आना ही होगा, यानी वो अनिवार्य है। यानी फिर से मैं बता रहा हूं,
इस योजना के दो घटक हैं, एक होता है अनिवार्य घटक, एक होता है ऐच्छिक घटक। अनिवार्य घटक उनको बोला जाता है ऐसे किसान जिन्होंने इस योजना के लिए या ऐसे किसान जिन्होंने अपने खेत में फसल उगाने के लिए बैंकों से या किसी भी वित्तीय संस्थान से ऋण लिया है, तो वो इस योजना के अनिवार्य घटक है, यानी वो इस योजना में डायरेक्टली एंटर कर जाते हैं। ठीक है, और क्योंकि उन्होंने बैंकों से ऋण लिया है तो डायरेक्टली जो भी फसल के बीमा की राशि होगी वो उनके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली कट जाएगी। क्लियर है, यानी उनको इस योजना का लाभ लेने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्टली क्योंकि उन्होंने बैंकों से ऋण लिया है तो वो डायरेक्ट ही इस योजना के पात्र हो गए और इस योजना के अंतर्गत जो भी बीमा की राशि होगी डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट से स्वयं ही कट जाएगी। क्योंकि बैंकों से ऋण लिया तो बैंक को में बताना ही पड़ता हम ऋण किस लिए ले रहे हैं, तो डायरेक्टली ही जो है वो इस योजना के अनिवार्य घटक है, यानी इस योजना के अंतर्गत वो हमेशा रहेंगे ही। सेकंड है स्वैच्छिक घटक। स्वैच्छिक घटक का मतलब ऐसे भी किसान होते हैं जिन्होंने अपने खेत के लिए फसल उगाने के लिए कोई ऋण नहीं लिया है, यानी वो किसानों ने कोई भी ऋण बैंक से नहीं लिया है, तो ये उनकी स्वेच्छा के ऊपर यानी उनकी इच्छा है, अगर वो इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ना चाहते तो नहीं जुड़े, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन्होंने ऋण लिया उनको इस योजना में जुड़ना ही पड़ेगा। क्लियर है, तो यहां पर दो घटक हो गए इस योजना के, एक होता है अनिवार्य घटक। अनिवार्य घटक का मतलब उनको इस योजना का भाग बनना ही पड़ेगा, तो कौन इस योजना का भाग बनेगा ही, जिन्होंने अपनी खेत में फसल उगाने के लिए बैंकों से या वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिया है। सेकंड होते हैं स्वैच्छिक घटक। स्वैच्छिक घटक उनको बोला, ऐसे किसानों को स्वैच्छिक घटक बोला गया है जिन्होंने अपनी फसल उगाने के लिए बैंकों से ऋण नहीं लिया है, तो ये उनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं कि नहीं। लेकिन आपको यहां पर यह चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये दोनों ही इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं, यानी इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए अनिवार्य घटक भी पात्र है, स्वैच्छिक घटक भी पात्र है। बस स्वैच्छिक घटक के लिए वो ये डिपेंड करता है कि वो भाग लेना चाहते हैं कि नहीं, अगर वो लेना चाहते हैं तो इस योजना के लिए वो भी पात्र हैं। तो सीधी बात है, अगर आपसे पेपर में 2017 में ये भी पूछा गया था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कैसे किसान पात्र हैं, तो उसमें पहला पॉइंट लिखा था कि ऐसे किसान जिन्होंने बैंकों से ऋण लिया है, सेकंड लिखा था ऐसे किसान जिन्होंने बैंकों से ऋण नहीं लिया है, तीसरा लिखा था दोनों और चौथा लिखा था इनमें से कोई नहीं। तो सीधी बात है दोनों ही पात्र हैं, चाहे वो बैंक से ऋण लिया हो या नहीं लिया हो। जिन्होंने बैंक से ऋण लिया है वो तो इस योजना में शामिल होंगे ही, और जिन्होंने नहीं लिया है उनके लिए भी ये पात्रता है कि वो अगर चाहे तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो दोनों ही इस योजना के लिए पात्र हैं। अगला पॉइंट, योजना के अंतर्गत SC ST या महिला किसान को शामिल करने का विशेष प्रयास, यानी इसके अंतर्गत SC जितने भी SC किसान है, ST किसान है, उनको और महिला किसान है उनको यहाँ पर किया जा रहा है कि वो इस योजना के बारे में उनको जागरूक किया जा रहा है कि आप इस योजना में शामिल हो, क्योंकि कई स्वैच्छिक किसान रहते जो ऋण नहीं ले रहते, तो उनको यहाँ पर जो SC है ST है महिला किसान है उनको बोला जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है कि इस योजना के क्या लाभ है उनको बताए जा रहे हैं ताकि वो इस योजना का लाभ ले सके। अगला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं प्रीमियम दर। प्रीमियम दर क्या होती है, देखिए अब मैं वो डिटेल में बताता हूं। देखिए कई किसान होते हैं जो खरीफ की फसल उगाते हैं, कई होते हैं जो रबी की फसल उगाते हैं, कई होते हैं जो बागवानी फसल उगाते हैं, यानी किसान जो है अलग अलग टाइप की फसल उगाते हैं। अब देखिए अगर गवर्नमेंट क्या तय कर देती है कि धान के जो खेत हैं उसका क्या रेट होगा, यानी मान लीजिए गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि धान का जो प्रति एकड़ है वो 5-10 हजार रुपए, मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ज्यादा कम होता रहता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे गवर्नमेंट ने ये तय किया कि धान का प्रति एकड़ बीमा राशि जो है वो 10,000 रुपए है, यानी अगर आपका 1 एकड़ धान का खेत खराब होगा तो आपको 10,000 रुपए की राशि बीमा के रूप में दे दी जाएगी, यानी जो बीमा प्रीमियम राशि वो दे दी जाएगी। क्लियर है, तो यहां पर हर फसल का पहले से तय रहता है कि प्रति एकड़ कितने का बीमा होगा, प्रति एकड़ कौन सी, वो डिपेंड करेगा कि आपकी फसल कौन सी है, ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा, धान के लिए अलग है, गेहूं के लिए अलग है, ठीक है, दालों के लिए अलग है, तिलहन के लिए अलग है, तो हर क्षेत्र की जितने भी फसलें होती है उनके लिए बीमा राशि अलग अलग है। तो हर की बीमा राशि गवर्नमेंट ने पहले से तय किया हुआ है, हर वर्ष ये बदलता रहता है कि बीमा राशि यानी आपको प्रति एकड़ कितना राशि बीमा में मिलेगा। क्लियर है,
तो अब देखिए, कोई भी अगर किसान बीमा करवा रहा है तो उसको कुछ राशि तो देनी पड़ेगी, कुछ राशि तो देनी ही पड़ेगी बीमा कराते समय। तो वही यहां पर मैं बता रहा हूं कि गवर्नमेंट ने तो ये तय कर दिया है कि अगर आपकी फसल खराब होगी तो प्रति एकड़ इस फसल के लिए इतना पैसा मिलेगा, लेकिन उसका बीमा कराने के लिए आपको कुछ पैसा तो देना ही पड़ेगा। तो वही राशि क्या है अब हम वो देखने जा रहे हैं। तो देखिए, अगर आपको यहां पर पहले कॉलम में मैंने प्रीमियम आपका मौसम बताया है, सेकंड में फसल बताया है, तीसरे में बताया किसानों द्वारा देय बीमित प्रभार, यानी किसानों को कितनी राशि बीमा कराते समय देनी पड़ेगी। तो अगर आपकी खरीफ फसल है उसमें सभी प्रकार के खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, जो भी खरीफ फसल में मोटे अनाज आते हैं, सब जो भी खरीफ फसल है सब इस योजना के अंतर्गत पात्र है। तो यहां पर किसानों द्वारा देय बीमित प्रभार कितना होगा, तो अगर आपको अपनी खरीफ फसल की बीमा करवाना है तो जितने का भी बीमा होता है उसका 2% राशि आपको जमा करना पड़ेगा, यानी किसानों को। यानी मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लेते हैं यहां पर आपका मान लेते हैं यहां पर 1 रुपए, ठीक है, मान लेते हैं कि बीमा की राशि 1 रुपए, यानी प्रति एकड़ 1 रुपए आपको मिलने जा रहा है। एक एग्जांपल है। तो 1 रुपए आपको कब मिलेगा, जब आपकी फसल खराब हो जाएगी, यानी आपकी बीमा राशि कितनी हुई, 1 रुपए हुआ। लेकिन आपको किसानों को बीमा कराते समय कितना पैसा जमा करना पड़ेगा, 1 का 2%। तो 1 रुपए का 2% कितना हुआ, 2 पैसा। क्लियर है। तो यहां पर किसानों को अगर बीमा कराना है तो उसको जो है 2% राशि बीमा कराते समय जमा करनी पड़ेगी। 1 रुपए में आपको दिक्कत है, मैं 100 रुपए से बता देता हूं। मान लेते हैं बीमा की राशि 100 रुपए है। क्लियर है, 100 रुपए है। तो अगर ये 100 रुपए कब मिलेंगे, अगर जो वहां पे एक भारत सरकार ने तय कर दिया कि आपके धान के खेत है, धान के खेत के लिए हम 100 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से बीमा करेंगे। ठीक है, अब 100 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से आपका बीमा हो गया। तो बीमा होते समय किसानों को कितना पैसा जमा करना पड़ेगा कि खेत जब फसल खराब होगी तो 100 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से तो आपको राशि मिल जाएगी, लेकिन बीमा कराते समय किसानों को 100 रुपए का 2% यानी 2 रुपए बीमा की राशि के रूप में जमा करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर फसल खराब हो गई तो आपको जो है 100 रुपए मिल जाएंगे, नहीं हुई तो आपका 2 रुपए गए। क्लियर है। तो ये याद रखिएगा कि यहां पर जो मैं राशि बता रहा हूं वो प्रति एकड़ जितना गवर्नमेंट ने तय किया है फसलों के हिसाब से उतने का 2% बीमा की राशि किसानों को जमा करनी पड़ेगी। अगर आप अनिवार्य किसान हैं यानी अनिवार्य घटक में है, आपने बैंकों से ऋण लिया है, तो ये बीमा की राशि आपके बैंक अकाउंट से खुद का खुद कट जाएगी। लेकिन अगर आप स्वैच्छिक घटक हैं यानी आपने बैंकों से ऋण नहीं लिया है फसल को उगाने के लिए, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। तो अगर आप लेने गए तो आप फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आपके बैंक अकाउंट से राशि कटेगी। लेकिन आपने बैंकों से पहले ही ऋण लिया हुआ है तो आपको बिना बताए बैंक अकाउंट में राशि कट जाएगी। क्लियर है। अब देखते हैं अगर आपको रबी फसल बोना है तो रबी फसल में भी सभी खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, मोटे अनाज सब आते हैं। बीमित राशि का 1.5% आपको किसानों को देना पड़ेगा, यानी जितने भी अगर 100 रुपए का आपका प्रति एकड़ बीमा हो रहा है तो आपको 1.5 रुपए किसान को वहां पे जमा करना पड़ेगा बीमा कराने के लिए। अगला देखते हैं खरीफ और रबी दोनों। अगर आपके मौसम खरीफ और रबी दोनों यानी बागवानी फसल खरीफ मौसम में भी बोई जाती है, रबी मौसम में भी बोई जाती है, तो इसी के लिए मौसम यहाँ पर खरीफ और रबी दोनों लिखा है। वार्षिक बागवानी फसल, जो भी आपकी बागवानी फसल होती है, जो भी होती है, क्योंकि वर्ष में अलग अलग समय में अलग अलग बागवानी फसल होती है, इसलिए खरीफ और रबी दोनों मौसम लिखा है यहाँ पर। तो बागवानी फसल का अगर बीमा कराना है तो बीमित राशि का 5% किसानों का देय होगा। यहाँ पर क्या लिखा है, किसानों द्वारा देय बीमित प्रभार। तो किसानों द्वारा देय बीमित प्रभार कितना होगा, बीमित राशि का 5%। जैसे 100 पर 2% है या 100% है, यहाँ पे 5%। तो इस आंकड़े को हमेशा याद रखिएगा कि खरीफ फसल के लिए 2% आपको देना पड़ता है किसानों को, रबी फसल के लिए 1.5% और बागवानी फसल के लिए 5% राशि पहले देय होती है। अब हम यहां पर देखते हैं हानि दावा। अब आपकी फसल खराबी हो गई, कोई भी कारण से, जो भी यहां पर मैंने लिखा है, किसी भी कारण आपकी फसल खराब हो गई, तो आपको पैसा कैसे मिलेगा, जो बीमा की राशि वो आपको कैसे मिलेगी, 48 घंटे के भीतर बीमा कंपनी या बैंक को आपको जानकारी देनी पड़ेगी। यानी आपकी फसल जब भी खराब हुई है, फसल खराब होने के 48 घंटे के भीतर आप जो बीमा कंपनी जिन्होंने आपके खेत का बीमा किया है या बैंक
जो भी है, आपको उनको जानकारी 48 घंटे के भीतर देनी पड़ेगी कि मेरी फसल खराब हो गई है, किसी भी कारण से हुई हो। सूचना प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर नुकसान मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति होगी। अब जो बीमा कंपनी आपको फोकट में आपके बोलने पर तो विश्वास नहीं करेगी कि आपकी फसल खराब हो गई है, वो क्या करेगी, जैसे ही उसको सूचना प्राप्त हुई, आपने अपना नोटिस दिया कि मेरी फसल खराब हो गई है, 48 घंटे के भीतर आप नोटिस देंगे, तो 48 घंटे जैसे ही आपने सूचना दी, उसके 48 घंटे के भीतर बीमा कंपनी या जो बैंक है जिससे भी आपने बीमा करवाया है, जो गवर्नमेंट करवाती है, तो वो बीमा कंपनी अपना क्या करेगी, एक नुकसान मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति करेगी। अब जो नुकसान मूल्यांकन करता है, ये आपके खेत जाएगा, खेत जाकर देखेगा कि आपकी फसल कितनी खराब हुई है, तभी तो आपको उतना पैसा देंगे। तो ये नुकसान मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति सूचना प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर की जाती है। नुकसान मूल्यांकनकर्ता अपना काम 10 दिन में पूरा करेगा। अब जो नुकसान कार्य मूल्यांकन करता है, वो आपके खेत जाएगा, 10 दिन में पूरा हिसाब किताब लगाएगा कि आपको कितना पैसा मिलना चाहिए, आपके खेत में कितना खराब हुआ है, कितना खराब नहीं हुआ, तो ये 10 दिन के भीतर जो है अपना काम पूरा करेगा। ठीक है, और मूल्यांकन विवरण के 15 दिन के भीतर आपको अब जो मूल्यांकन करता है, वो अपनी रिपोर्ट जमा करेगा बीमा कंपनी या बैंक में, वो आपको उसकी रिपोर्ट पेश होने के 15 दिन के भीतर आपका जो भी राशि का आपका भुगतान करना है वो कर देगी। क्लियर है? तो यहां पर आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कंप्लीट हुई। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं उसमें, लेकिन वो अपने काम के लिए नहीं है, हम कोई एग्रीकल्चर वाले नहीं है, हमको सिर्फ बेसिक नॉलेज चाहिए कि किसी योजना का लाभ क्या है। ठीक है, तो आपको इसके अंतर्गत 150 पेज का आपका एक पूरा दिशा निर्देश आता है, लेकिन आपको अपने काम का नहीं है। अपने काम में केवल इतना आता है कि पात्र कौन है, दूसरा नुकसान कितना मिलेगा, आपको कितना बीमा राशि जमा करना है, यही अपने काम का है। ठीक है, अब उसमें कौन गवर्नमेंट क्या करेगी क्या करेगा, वो सब आपके उसका काम का नहीं है। क्लियर है? अब हम देखते हैं अगला योजना, सूक्ष्म सिंचाई योजना। तो सूक्ष्म सिंचाई योजना वर्ष 2015 से प्रारंभ हुई है। सूक्ष्म सिंचाई योजना क्या है? सिंचाई जल का बेहतर उपयोग व नकदी फसलों को बढ़ावा देना। नकदी फसल किसको बोलते हैं? ऐसी फसल जो किसान लाभ कमाने के लिए उगाता है, यानी उसको प्रयोग वो स्वयं नहीं कर रहा है, लाभ कमाने के लिए उसको उगाया है कि वो फसल होगी तो वो उसको बेचेगा। जैसे मूंगफली हो गई, कपास हो गया, तो मूंगफली क्या किसान पूरा खुद ही खा जाता है? भाई बेचने के लिए उगा रहा है। सोयाबीन खुद ही खाएगा? नहीं भाई, बेचने के लिए उगा रहा है। तो जो भी नकदी फसलें किसको बोलते हैं? ऐसी फसलें जिसको किसान बेचने के लिए उगाता है, उसको नकदी फसलें बोलते हैं। तो सिंचाई जल का बेहतर उपयोग व नकदी फसलों को बढ़ावा देने हेतु यहां पर सूक्ष्म सिंचाई योजना वर्ष 2015 में प्रारंभ हुई है। ये केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ योजना है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों की हिस्सेदारी, यानी केंद्र प्रवर्तित योजना, यानी आप केंद्र द्वारा स्पॉन्सर्ड योजना है। इसमें केंद्र की भी हिस्सेदारी होगी, राज्य की भी हिस्सेदारी होगी। तो किसमें है? यहां पर क्या है, मेन रूप से स्प्रिंकलर दिया जा रहा है किसानों को। स्प्रिंकलर क्या होता है कि वो आप देखे होंगे खेत में ऐसे गोल 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 घूमता और पानी को चारों तरफ बौछार करता है वो। ठीक है, तो वो गोल गोल जो स्प्रिंकलर होता है, उसी को यहाँ पर गवर्नमेंट उसको खरीदने के लिए किसानों को अनुदान दे रही है। ठीक है, तो स्प्रिंकलर का क्या होगा, जैसे आप देखिए पाइप से पानी डालिए तो आप एक ही जगह लंबे समय तक पानी डालते रहेंगे, लेकिन आप स्प्रिंकलर का प्रयोग करेंगे तो पानी गोल गोल घूम के सभी जगह कम समय में फैल जाएगा। ठीक है, और पानी की बचत भी होगी उससे। तो यहाँ पर लघु व सीमांत किसान, अगर कोई लघु या सीमांत किसान है तो उसको स्प्रिंकलर में 70% का अनुदान मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये है, मान लीजिए एक स्प्रिंकलर की कीमत 100 रुपए है, तो उसमें 30 रुपए किसान को देना पड़ेगा, 70 रुपए जो है वो गवर्नमेंट देगी। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 70 रुपए देगी, और जो 30 रुपए है उसको भुगतान वो किसान को स्वयं करना पड़ेगा। तो स्प्रिंकलर 70%, उसमें केंद्र की हिस्सेदारी है 33%, यानी 70 में 33% केंद्र सरकार देगी, यानी 70 में 33 रुपए केंद्र सरकार देगी, राज्य 37 रुपए देगा। तो 37 और 33 जोड़ लीजिए, 70 आया। तो 70% लघु व सीमांत किसान को स्प्रिंकलर खरीदने में छूट मिलती है। सेकंड है अन्य किसान। अन्य किसान यानी लघु व सीमांत किसान के बाद जितने भी किसान होते हैं, चाहे मध्यम किसान हो चाहे आपके बड़े किसान हो, तो स्प्रिंकलर खरीदने के लिए उनको 50% का अनुदान मिलेगा, जिसमें केंद्र सरकार 27% और राज्य सरकार 23% देगी। याद रखिए, लघु व सीमांत किसानों में राज्य की हिस्सेदारी ज्यादा है।
ठीक है, जबकि अन्य किसानों में केंद्र की हिस्सेदारी ज्यादा है। देखिए यहाँ पर 27, यहाँ पर राज्य कम हो गया, यहाँ पर केंद्र 33 है, राज्य 37 है, तो ये ज्यादा है। तो हमेशा याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में जब भी आए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कई बार क्या होता है, हमसे पेपर में ये पूछ देता है सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत किसानों को कितना अनुदान दिया जा रहा है, लघु व सीमांत किसानों को, तो आप मार देंगे 70%, ठीक है। उसमें ध्यान से पढ़ना, कभी कभी पूछ देता है कि सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत राज्यों किसानों को स्प्रिंकलर प्रदान किया जा रहा है, उसमें केंद्र की हिस्सेदारी कितनी है, तो केंद्र की हिस्सेदारी 33% की है, राज्य की पूछेगा तो 37% की है। ये याद रखिएगा, वर्डों को देखिएगा ध्यान से कि वो राज्य की हिस्सेदारी पूछ रहा है कि केंद्र की पूछ रहा है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो वो ओवरऑल पूछ रहा है। क्लियर है, तो ऑप्शन में 70 भी रहेगा, 33 भी रहेगा, 37 भी रहेगा। तो यहां पर गलतियां होती हैं पेपर में, तो इसको गलती ना करें, इसके लिए ध्यान से पढ़िएगा कि आपसे वो केंद्र की हिस्सेदारी पूछ रहा है, राज्य की पूछ रहा है कि ओवरऑल पूछ रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे लघु व सीमांत किसान के लिए, अन्य किसान के लिए मैंने बता दिया। सेकंड है राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना। राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना का कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इस योजना के अंतर्गत जो भी लाभ दिया जाएगा पूरा राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा, केंद्र सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो याद रखिए, राज्य सरकार जो सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत अनुदान दे रही है वो ड्रिप सिंचाई के लिए दे रही है। ड्रिप सिंचाई का मतलब क्या होता है कि जहां भी आपकी फसल है नीचे से एक पाइप टाइप की संरचना जाएगी। मान लीजिए आपकी फसल यहां पर है, तो यहां से उसके पास से ही आपकी एक पाइप टाइप की संरचना जाएगी, उस पाइप में जगह जगह छेदा रहेगा, ठीक है, उस छेदे से बूंद बूंद पानी आपकी फसल की जो जड़ है वहां पर जाता रहेगा। तो जो आपका पानी का एक्स्ट्रा यूज हो रहा है वो नहीं होगा, यहाँ पे धीरे धीरे इस पॉइंट से जो आपके पाइपलाइन है, एक पाइप टाइप की संरचना रहती है, वहां से पॉइंट में ये पानी बूंद बूंद आपकी जड़ में जाएगा। तो जड़ों को ही पानी की जरूरत है, पत्तों को तो नहीं है, जड़ से ही पूरी जगह पानी चला जाता है। तो यहाँ पर ड्रिप सिंचाई योजना आपको याद रखना है कि जो स्प्रिंकलर के लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना चल रही है वो आपका केंद्र और राज्य दोनों की हिस्सेदारी है उसमें, जबकि जो ड्रिप सिंचाई के लिए आपकी योजना चल रही सूक्ष्म सिंचाई योजना वो राज्य की हिस्सेदारी है, यानी पूरी तरीके से वो राज्य पोषित है। तो याद रखिए, कई बार हमारे क्वेश्चन में घुमाने के लिए क्या बोलेगा, सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत आपके ड्रिप सिंचाई के लिए राज्य की कितनी हिस्सेदारी है। तो अब हम ये टेंशन में आ जाते हैं कि सूक्ष्म सिंचाई योजना वो राज्य वाले पूछ रहे हैं कि केंद्र, तो आपको पढ़ना है कि क्वेश्चन में ड्रिप सिंचाई लिखा है कि स्प्रिंकलर लिखा है। ड्रिप सिंचाई लिखा है तो 100% वो राज्य पोषित योजना है, लेकिन अगर स्प्रिंकलर लिखा है तो 100% वो केंद्र प्रवर्तित योजना है, यानी केंद्र और राज्य दोनों की हिस्सेदारी होगी। तो आपको इससे भी पहचानना है, अगर सूक्ष्म सिंचाई योजना सिर्फ लिख कर दे रहा है तो आपको इससे भी पहचानना है कि वो ड्रिप सिंचाई के लिए लिखा है कि आपका स्प्रिंकलर के लिए लिखा है। कई बार क्वेश्चन में सिर्फ सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए बोल देता है, तो उसमें अपन इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये स्प्रिंकलर के लिए है जो केंद्र और राज्य दोनों की हिस्सेदारी है, और ये राज्य पोषित है, पूरी राज्य की हिस्सेदारी है। तो याद रखिएगा, ड्रिप सिंचाई केवल राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त होता है, जबकि स्प्रिंकलर में केंद्र और राज्य दोनों से प्राप्त होता है। तो सभी जिले में राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना लागू है। ड्रिप सिंचाई के लिए यहाँ पर पैसा दिया जाता है, ड्रिप सिंचाई के पूरे सेटअप करने के लिए। तो लघु व सीमांत किसान को 70% का अनुदान मिलता है, यानी ड्रिप सिंचाई का पूरा सेटअप करने के लिए 70% की राशि राज्य सरकार देगी, 30% किसान को खुद लगाना पड़ेगा। सेम चीज अन्य किसान, मध्यम किसान या बृहद किसान के लिए 50% का अनुदान है। तो याद रखिए, देखिए यहां पर भी 70% 50 है, यहां पे भी 70-50 है, बस अंतर यहां पर किसना है, इसमें केंद्र राज्य दोनों का हिस्सेदारी है, इसमें केवल राज्य सरकार की है। क्लियर है, तो अन्य किसान के लिए 50%। तो यहां पर आज का जितना भी पार्ट था हम कवर कर चुके हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।